नागरिक दायित्व बोध। नागरिक को इस बात की जानकारी, ज्ञान कि उसके अधिकार के साथ उसके कर्तव्य क्या हैं और वह उसका पालन करे, यह नागरिक दायित्व बोध है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। अर्थात जो व्यक्ति है वही राष्ट्र है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति का विकास राष्ट्र का विकास है और व्यक्ति का पतन राष्ट्र का पतन है। जिस देश का नागरिक अपने व्यक्तिगत दायित्वों का, राष्ट्रीय दायित्वों का, सामाजिक दायित्वों का पूरी अपेक्षा के अनुसार पालन करता है, वह राष्ट्र, वह देश, वह समाज बहुत प्रगति करता है। हम सब भारत के निवासी हैं और इस नाते हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारे देश के सभी नागरिकों को सुखी जीवन संपन्न बनाने के लिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी एक दूसरे को उनसे संबंधित कार्यों में सहयोग करें और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को जानना नागरिक बोध है। अगर और थोड़ा इसमें सुधार करके कहने की कोशिश करें तो अपने अधिकारों के पहले अपने कर्तव्यों को जानना और पहले कर्तव्य का पालन करना, फिर अधिकार की मांग करना नागरिक बोध में शामिल है। जिस प्रकार बिजली, पानी, सड़क इत्यादि पर हमारा अधिकार है, हम उनका उपयोग करते हैं, तो यह हमारा दायित्व है कि हम उससे संबंधित जो शुल्क है उसका भुगतान करें। तभी वह सुविधाएं हमें निर्बाध रूप से और हमारे समाज के सभी लोगों को निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्वतंत्र होने के बाद मेरा प्रथम कार्य राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन एवं कर्तव्य पालन की सीख या उसका बोध कराना होगा। महान व्यक्तित्व जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रयास किए, उनके जीवन का लक्ष्य, वो चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले मैं सीख चाहूंगा कि लोग अपने नागरिक दायित्व बोध को जाने। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि इसी जानने से हम और हमारा समाज है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और उसे परिवार, समाज और राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों स्पष्ट होने चाहिए और नागरिकों को अपने अधिकार के पूर्व अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करने के बारे में सोचना चाहिए, उसे उनका पालन करना चाहिए। सिर्फ अधिकारों की मांग ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति समाज, परिवार और राष्ट्र द्वारा आपसे की जा रही अपेक्षाएं, उनकी पूर्ति भी संपूर्ण निष्ठा से होना चाहिए। भारतीय संविधान में इस बात के प्रयास किए गए हैं कि लोगों को, नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, स्वतंत्रता उपलब्ध हो। इसलिए उनके लिए मौलिक अधिकारों की कल्पना की गई। मैं दायित्वों के पहले थोड़े अधिकारों की बात करना चाहूंगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ये कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं? उसमें पहला है समता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार।
कानून के समक्ष देश के सभी नागरिक समान हैं। लिंग, जाति, वर्ण, व्यवसाय, प्रजाति, किसी के आधार पर नागरिक और नागरिक के बीच में भेद नहीं हो सकेगा, नहीं किया जाएगा। संविधान इसकी व्यवस्था करता है और यह समानता का सिद्धांत सभी नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास के संपूर्ण अवसर प्रदान करने में बड़ा सहायक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, किसी स्थान पर जमा हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कहीं भी आ और जा सकते हैं। अपने जीविका उपार्जन के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। जैसी स्वतंत्रता, जैसे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ऐसी व्यवस्था, ऐसी मजबूत स्थिति लगभग विश्व के किसी भी देश के नागरिक की नहीं है। तीसरी बात है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि आपका किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई अन्य शोषण ना कर पाए। मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम पर निषेध, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से काम नहीं लिया जाना, किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक शोषण से लोगों की सुरक्षा, यह अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतवर्ष में अनेक धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और यह लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आचरण कर सकते हैं। तलवार रखने की आजादी है सिखों को। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए सब स्वतंत्र हैं। वह अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म की धार्मिक पद्धतियों के अनुसार उपासना कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। सब अधिकार धर्म के संबंध में निर्बाध स्वतंत्रता भारतवर्ष के नागरिकों को प्राप्त है। संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को सुरक्षित रखने, बचाए रखने का पूरा अधिकार है। वह किसी भी माध्यम से शिक्षा अपने अनुयायियों को दे सकते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन में शिक्षा व्यवस्था सहयोग करती है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का प्रयास भी किया गया है। उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार स्वयं में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है, उसका अधिकार है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई देश का कोई भी नागरिक, यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में जाकर उनकी पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है। और अनेक प्रकरणों में हमारे देश में ऐसा हुआ है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में हमारे देश के न्यायालयों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये सभी अधिकार सभी को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर, सभी प्रकार की उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग, उन तक पहुंच और शोषण से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने नागरिक दायित्वों का पालन भी करें। और भारतीय संविधान में नागरिक दायित्वों के संबंध में भी व्यवस्था 1976 में की गई है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। हमारे देश के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा
कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान व्यक्तियों के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और स्वयं उनका पालन करें, अन्य को उनका पालन करने के लिए प्रेरित करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सहयोग दें। देश की रक्षा करें। आवश्यकता पड़ने पर देश राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार का त्याग और बलिदान करने को तैयार रहे। भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यह हमारे देश के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। विविध धर्मों को मानने वाले, विविध मत मतांतरों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और उनमें सब में समान भ्रातृत्व, बंधुत्व पाया जाता है। इसको स्थायी करने के, इसको बनाए रखने के प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का नागरिक दायित्व है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझे और उसका निर्माण करे, उसको बढ़ाए, उसको संरक्षित करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। हम प्रथाओं, परंपराओं के महत्व को जानते हैं, हम उनके संरक्षण की बात करते हैं, पर हम यह भी मानते हैं कि नवीन ज्ञान पद्धतियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है और यह भी हमने मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व है जिसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग देश का प्रत्येक नागरिक करता है, इसलिए सबका दायित्व है कि सब उनका उपयोग करें, उनकी सुरक्षा करें, स्वयं नुकसान ना पहुंचाए और दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान ना पहुंचाने दें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, उन्हें बढ़ाने का प्रयास करें, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करें। और अंतिम है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, प्रदान की जाए। ये उनका नागरिक दायित्व है माता पिता का, और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का कार्य करते हैं। नागरिकों को अपने देश और अपने देश के अन्य नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को असामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने का प्रयास है। आप देखते हैं बहुत बार कुछ ऐसा देखने में आता है जो समाज और राष्ट्र दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। देश के झंडे का आदर कीजिए, राष्ट्रगान का आदर कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कीजिए, सार्वजनिक शांति को बनाए रखिए। ये सब आवश्यक है। नागरिक कर्तव्य ऐसे लोगों के प्रति एक चेतावनी है जो इनका पालन नहीं करना चाहते। नागरिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के लिए सक्रिय भूमिका अदा करे और राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भी उससे बन पड़ता है वैसा सहयोग करे, मदद करे। और यह सहयोग, मदद और जिम्मेदार नागरिकता का बोध, जिम्मेदार नागरिकता का सिद्धांत किसी भी राष्ट्र समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम देखने की कोशिश करें तो इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका का
सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अल्मनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। एक उदाहरण सिंगापुर का है। सिंगापुर एक अल्प विकसित राष्ट्र था। सिंगापुर के विकास की कहानी उनके नागरिकों के कर्तव्य पालन से शुरू होती है, और नागरिकों के कर्तव्य का पालन करने का परिणाम यह होता है कि सिंगापुर अपने आप को एक अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देता है। एक और अन्य उदाहरण की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। जापान आपने सुना है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया, पर अनेक वर्षों पूर्व से जापान ने वैज्ञानिक उन्नति की, और उसका परिणाम है कि जापान की वस्तुओं का अपने को धारण करना आज के कई वर्षों पूर्व बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। तो राष्ट्रीयता की भावना और नागरिक कर्तव्य बोध किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और हमने यदि इन सब का पालन किया तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बहुत देर नहीं है कि हम विकासशील कहलाने लग जाएं, पर ये आप सबके सहयोग से ही संभव है। जब आप सब अपने नागरिक दायित्वों का पालन करेंगे तभी ये संभव है। क्या है नागरिक दायित्व? बहुत संक्षेप में अगर चर्चा करना चाहें, छोटी चर्चा करना चाहें, तो देखिए, आप एक विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, सुन रहे हैं। तो सबसे पहला दायित्व तो आपका यही है कि आप विद्यार्थी होने के नाते नियमित रूप से अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, पूरे मनोयोग से अपनी परीक्षा की तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। सफलता आपकी राह देख रही है। आपके द्वारा ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। आप हमारी आशा हैं। आप इस देश के मालिक हैं। सब कुछ आप नवयुवक भविष्य में होने वाले हैं, हमारे देश के कर्मचारी, अधिकारी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक। तो ये तभी संभव है जब आप आज से ही इस बात को तय करें कि आप आज का जो आपका नागरिक दायित्व है वो है शिक्षा प्राप्त करना, उसमें गंभीर हो जाए, और उसकी गंभीरता ही आपको बहुत ऊपर तक ले जाने वाली है। अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपनी सफलता के लिए बहुत छोटे छोटे रास्तों को ना चुनें, मेहनत करें। ज्यादा पढ़ने का, अच्छी पुस्तक पढ़ने का रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, आपसे ज्यादा परिश्रम की मांग कर सकता है, परंतु सफलता भी उतनी ही ज्यादा मिलने वाली है। इसलिए अब मैं सबसे पहले पूरे विद्यार्थियों से अपेक्षा करूंगा कि वे अच्छे विद्यार्थी बने, छोटे छोटे लाभों के लिए समझौता ना करें। बाकी आगे मैं दूसरे नागरिक दायित्व बोधों की चर्चा करता हूं। उसके अंतर्गत है पर्यावरण व उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना। अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण हमारे लिए जीवनदायक है। बहुत सारी बातें मैं आपसे नहीं करूंगा, ऑक्सीजन देता है और ये सब सब कुछ हमें वहीं से मिलता है। जीवन हमारा पर्यावरण के कारण है। पर्यावरण की संरक्षण, संवर्धन आपका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। अपने घरों का कूड़ा करकट, गंदगी का सुरक्षित निपटान करें। इस ढंग से निपटान करें कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, आपको असुविधा ना हो, दूसरे को असुविधा ना हो, और आपके पास उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए अनुपयोगी हो गई हैं, उनको कुछ सकारात्मक रूप देने का प्रयास करें। जैसे अभी हमारी संस्था में हम इसका प्रयास शुरू कर रहे हैं कि जो बच्चे आप
कैंटीन में जाते हैं, अपने साथ कुछ लाते हैं, रेपर खोलते हैं और कुछ खाते हैं, हम कुछ प्लास्टिक की बाटल रखने वाले हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो उन बाटलों में उन रेपर्स को डाल दें और उनको भर लें। जब वो रेपर्स से बाटल भर जाएगी अच्छी तरह पूरी, तो आप देखिए एक अच्छी आकृति दिखाई देती है उसमें। उसको पेड़ पर टांग दें। बहुत सारी बाटलें अगर पेड़ पर टंगी होंगी तो वह बड़ी सुंदर दिखेगा। अगला है मल मूत्र का विसर्जन निर्धारित स्थान पर करें। आप जानते हैं पोलियो नामक बीमारी मानव मल के माध्यम से ही होती थी और मल मूत्र के विसर्जन के बारे में सचेतना का यह परिणाम हुआ कि हमारा देश वर्तमान समय में पोलियो मुक्त देश के रूप में सम्मान प्राप्त कर रहा है। सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें। लोग पान, तंबाकू, बीड़ी के उपयोग से बचें, पर यदि इसका उपयोग जरूरी ही है, कर ही रहे हैं, तो ऐसी जगह उपयोग करें कि अन्य लोगों को उससे कोई असुविधा ना हो। और वो पान खाकर जब आप थूकते हैं, बीड़ी गुटखा खाकर जब आप थूकते हैं, तो ऐसे स्थान पर थूकें कि गंदगी ना हो। अपने महाविद्यालय को, अपने घर को, जैसा आप घर को सुरक्षित रखते हैं वैसा ही अपने महाविद्यालय और अपने अन्य परिसर और अपने समाज को सुंदर रखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे। मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आप मताधिकार के माध्यम से उन लोगों को चुनते हैं जो आप पर कुछ निश्चित समय तक शासन करेंगे, आपके व्यवहार के संबंध में नीतियां और नियम बनाएंगे, आपको निर्देश देंगे। तो स्वाभाविक है, आपके पास अधिकार है। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो योग्य हो, कुशल हो, ईमानदार हो। और इसके लिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि घर से निकलिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आप जिसको उचित समझते हैं उसको वोट दीजिए, पर अपने अधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से कीजिए। सामाजिक और विधायी कानूनों का पालन कीजिए। यह सामाजिक और विधायी कानून आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी और हमारी के भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। इन सबके पालन से आपका और हमारा जीवन सुरक्षित है। इसके अंतर्गत सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करें। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तब भी आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। चौराहा कब क्रॉस करना है, अगर आप वाहन चला रहे हैं तब भी आप यातायात के नियमों का पालन कीजिए। स्पीड का ध्यान रखिए कि आपके वाहन की स्पीड कितनी है। बहुत सारी दुर्घटनाएं बहुत अधिक स्पीड के कारण हो रही है। आप नवयुवक हैं, ज्यादा स्पीड में अगर वाहन नियंत्रित नहीं कर पाए तो बड़ी दुर्घटना होती है। आपके परिवार के जो प्रियजन हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो आपके बगैर जीवन भर क्या क्या सोचेंगे, कैसे व्यतीत करेंगे। इसलिए सड़क संबंधी यातायात के नियमों का आप किसी भी स्थिति में पालन कीजिए, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे वाहन चला रहे हो। बस स्टॉप, टिकट घर, राशन की दुकान, बिल भरते समय कतार का प्रयोग कीजिए। शर्माइए मत। कतार हमारी सुविधा के लिए कि हम क्रमशः बगैर परेशानी के अपना नंबर आने पर अपना कार्य कर पाए। अगर कतार नहीं बनाएंगे, भीड़ हो जाएगी, तो आप देखेंगे वह संघर्ष की अवस्था पैदा होगी। कौन पहले आया उसी पर लड़ाई हो जाएगी। इन सब से बचिए। अपने वाहन को निश्चित स्थान पर खड़ा कीजिए। कहीं भी जा रहे हो आप महाविद्यालय जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप अपना वाहन खड़ा करते हैं तो अन्य वाहन से निकलने वालों को, पैदल निकलने वालों को, अन्य वाहन पार्क करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कानून और व्यवस्था का पालन कीजिए। अपने शहर
अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। समय पर करों की अदायगी कीजिए, ईमानदारी से करों की अदायगी कीजिए। आयकर, संपत्ति कर या किसी भी प्रकार के सरकारी करों की अदायगी समय पर कीजिए। इससे होने वाली आय से ही हमें सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सड़क, अस्पताल, ढेर सारी सुविधाएं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, हमें उनका मूल्य मालूम नहीं है। वो सब सार्वजनिक सुविधाएं हमें, जो हम कर चुका रहे हैं, उसी से प्राप्त होती है। तो हमारा नागरिक दायित्व है कि हम ईमानदारी से अपने करों का भुगतान करें। सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग और सुरक्षा निजी संपत्ति के समान कीजिए। जैसे आप अपने घर के टॉयलेट का उपयोग करते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट का उसी ढंग से उपयोग कीजिए। सड़क, बस, रेल, पानी, बिजली, स्कूल, मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें, राष्ट्रीय महत्व की चीजें, ये सब हमारे लिए हैं, पर इन सब की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। जापान के लोग इस बात को मानते हैं कि कभी गुस्सा आ जाए तो व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते। ये वैसा ऐसा वो मानते हैं, उसका पालन करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। मेरे व्यक्तिगत संपत्ति, मेरे व्यक्तिगत पेन, मेरी व्यक्तिगत ट्यूबलाइट का उपयोग मैं अकेला करता हूं, पर जब किसी महाविद्यालय, किसी बिजली घर, किसी रेल, किसी बस की लाइट को मैं जला देता हूं, तो आप कितने लोगों के लिए असुविधा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका नैतिक दायित्व है। और इस संबंध में अंतिम बात है कि सड़क पर या किसी दुर्घटना स्थल पर पड़े घायल असहाय व्यक्ति की तत्काल सहायता कीजिए, तत्काल उसका उपचार कराइए, ताकि उसकी प्राण रक्षा हो सके। आपकी सीमा में कराइए। घायल को देखकर वर्तमान में सब लोग ये सोचने लगते हैं कि कौन बेवजह की झंझटों में पड़े, कौन कानूनी झंझटों में पड़े, कौन पुलिस को जवाब दे, और हम सब इसमें अपना नागरिक दायित्व बहुत भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, कल कोई हमारा भी इस स्थिति में हो सकता है। अगर हम सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति को बगैर देखे चले जाएंगे, पता नहीं वो हमारा ही कोई प्रियजन हो। इसलिए असहाय अवस्था में जो भी व्यक्ति दिखे उसकी मदद जरूर कीजिए। और ये मदद आप पाएंगे कि जब हम भी कभी इस स्थिति में होंगे तो हमारी मदद करने के लिए भी अनेक हाथ खड़े हो जाएंगे, अनेक पैर हमारी ओर दौड़ने लग जाएंगे। किसी भी देश के नागरिकों में अपने परिवार, समाज, देश के प्रति और उसके जीवन में काम आने वाली संस्थाओं के प्रति नागरिक कर्तव्य बोध अवश्य होना चाहिए। वर्तमान समय में यह विसंगति देखने में आती है कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं पर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में इस संबंध में किए गए उपायों के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। अपने नागरिक कर्तव्यों की जानकारी एवं उसे अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाने की प्रेरणा के लिए नैतिक शिक्षा को प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए। हमारे देश के मानव संसाधन मंत्री जी का कथन है, जो मैं आपको जैसे का तैसा सुना रहा हूं। मुझे लगता है कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बचपन में विद्यालय के माध्यम से स्वतः ही हो जाती है। मुझे याद है कि सुदूरवर्ती हिमाचल अंचल में स्थित मेरे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा से पहले हमें अच्छा नागरिक बनाना सिखाया जाता था। प्रार्थना के दौरान हमें सिखाया गया कि किस प्रकार राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान की गरिमा का ध्यान रखें, किस प्रकार आसपास के स्थान को स्वच्छ बनाए रखें, कैसे सबके साथ प्रेम पूर्वक रहें,
हमारे अध्यापकों द्वारा समस्त विद्यार्थियों के भीतर जिज्ञासा का भाव, वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास किया जाता था। यह हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी कि नैतिक शिक्षा हमारे देश की शिक्षा पद्धति का अंग थी और उसका परिणाम था कि विद्यालय में व्यक्ति पढ़ते हुए, खेलते हुए, सामान्य व्यवहार करते हुए अपने नागरिक दायित्व बोधों की शिक्षा पाता था। कुछ विचारों का मत है कि नैतिकता को ग्रहण किया जाता है, ना कि पढ़ाया जाता है। तो यह बात इसी बात को सिद्ध करती है कि नैतिकता हम व्यवहार में सामान्य रूप में स्कूल में जो क्रियाएं होती हैं, शिक्षक जो ज्ञान देता है उसके माध्यम से सीखते हैं। पर यह भी उतना ही जरूरी है कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए। उस पाठ्यक्रम के अंग बनाने का एक लाभ यह होगा कि वह जानना हमारे लिए अनिवार्य होगा और जब हम जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। हम नवीन शिक्षा पद्धति की जब चर्चा करेंगे तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि नवीन शिक्षा व्यवस्था में इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहले परिवार, समाज, शिक्षा संस्थाएं बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। वर्तमान समय में बालक के नैतिक विकास में परिवार और समाज की भूमिका सीमित होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए, कि वह शिक्षा संस्थाएं अपने पाठ्यक्रम के साथ अपने विद्यार्थियों को नैतिक कर्तव्यों की जानकारी भी दें। नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हम समाहित कर सकते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, शिष्टाचार और शुद्ध आचार विचार की शिक्षा, उपयुक्त सामाजिक आचरण करने की शिक्षा, धार्मिक प्रशिक्षण और धार्मिक प्रशिक्षण के साथ अपने धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति जो उनके अधिकार और कर्तव्य हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करना भी इसमें शामिल है। बालक का नैतिक विकास सामाजिक जीवन की एक स्वाभाविक देन है। यह कोई अलग से वस्तु नहीं है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उसमें नैतिकता का विकास होना, उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना भी आवश्यक है। नैतिक शिक्षा को हम चारित्रिक विकास के रूप में देखते हैं। हम कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा उपयुक्त आचरण और आदतों के विकास से संबंधित है। नैतिक शिक्षा व्यक्तियों में चरित्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसका चरित्र करता है। चरित्र ही इसके जीवन में उत्थान और पतन, सफलता और विफलता लाता है। बालक को सफल व्यक्ति, उत्तम नागरिक और समाज और परिवार का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए उसमें चारित्रिक गुणों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी आदतें और अच्छे गुण उसे राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनाते हैं। अर्नेस्ट चेव के अनुसार बालकों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि वह उनमें अच्छे गुण और आदतों का निर्माण करती है। उत्तरदायित्व की भावना, सत्य को जानने की इच्छा, उत्तम आदर्शों का ज्ञान और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा, एक जीवन दर्शन का निर्माण, आध्यात्मिक मूल्यों को जानना, उनकी अभिव्यक्ति, उनका पालन करना, ये सब नैतिक शिक्षा के माध्यम से संभव हो पाता है। कुछ विचारों का मत है कि नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा से पृथक नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी को आप देखिए, महात्मा गांधी ने लिखा कि मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में समान है और इसे
बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को धार्मिक शिक्षा वहां तक देने में कोई बुराई नहीं है जहां वह उनमें एक अच्छे आदर्श नागरिक, सामाजिक नागरिक होने का गुण विकसित करती हो, उनको नैतिकता की का ज्ञान देती हो। इस संबंध में भारतवर्ष में जो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए समितियां बनाई गई, उसमें धार्मिक शिक्षा समिति जनवरी 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने लाहौर के विशव वार्ने की अध्यक्षता में धार्मिक शिक्षा समिति का गठन किया और इससे इस बात के सुझाव मांगे गए कि शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दी जाए। इसके सुझावों में जो इसकी रिपोर्ट 1946 में प्रस्तुत की गई थी, दो प्रमुख सुझाव सम्मिलित थे। पहला, शिक्षा के प्रत्येक योजना में जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दिया जाए। दूसरा, सब धर्मों के सामान्य नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाए। धार्मिक सिद्धांत हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उनमें सदाचार की बहुत सारी सीख है और वह सब सीख विद्यालयों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्राप्त होनी चाहिए, ये अपेक्षा इस धार्मिक शिक्षा समिति की थी। सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और उस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में विद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए पृथक पृथक सुझाव दिए। उनके सुझावों में विद्यालय स्तर तक के जो सुझाव हैं, उसके अनुसार छात्रों को महान लोगों की, महान व्यक्तियों की, हमारे मार्गदर्शकों की जीवनियां पढ़ाई जानी चाहिए। छात्रों को श्रेष्ठ नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करने वाली कहानियां पढ़ाई जाए। जीवनियों में महान व्यक्तियों के उच्च विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं का समावेश किया जाए। कहानियां और जीवनियां श्रद्धा, सुंदरता और सज्जनता के साथ लिखी जाए। विश्वविद्यालय स्तर के लिए जो उनके सुझाव थे, डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में बुद्ध, सुकरात, ईशा, शंकर, रामानुज, माधव, कबीर, नानक, गांधी आदि महान धार्मिक नेताओं की जीवनियां पढ़ाई जाए। डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में संसार के धार्मिक ग्रंथों में से सार्वभौमिक महत्व के चुने हुए भागों को पढ़ाया जाए। तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया जाए। छात्रों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए भारत में अन्य देशों की संस्कृतियों से सामग्री का संकलन किया जाए। डिग्री कोर्स के पाठ्यक्रम में संसार के विभिन्न धर्मों के सामान्य अध्ययन को स्थान दिया जाए। हम भारत के नागरिक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं। मैं और केवल मेरा, ये हमारी विचारधारा ही नहीं है, ये हमारे आचरण में ही नहीं है और इसी का परिणाम है। आप देखिए कि शिक्षा समिति जो अनुशंसा करती है, वह अनुशंसा इस बात की भी करती है कि भारतवर्ष के महान जो विचार हैं, उनकी तो शिक्षा दी जाए, पर उसके अतिरिक्त अगर विश्व में कहीं भी कुछ अच्छा है तो वह भी भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। परिवार, शिक्षा संस्था और समाज द्वारा नैतिक दायित्व बोध की जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा राष्ट्र के विकास का आधार है। आज कभी कभी देश और समाज की परिस्थितियों को देखकर हमें चिंता होती है और उस चिंता का कारण नैतिक शिक्षा का अभाव हमें लगता है। नवीन शिक्षा नीति इस बात का प्रयास करती है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाए।
नई शिक्षा नीति संस्कार युक्त शिक्षा की बात करती है। इसके माध्यम से नवीन भारत की आधारशिला निर्माण करने की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया गया है। यह शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों का परिचय हमारे शाश्वत मूल्यों से कराने की बात करती है, जो कि मानवता के आधार स्तंभ है। इसी संदर्भ में रमेश जी की एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि उसका कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जो किसी और के गरिमापूर्ण जीवन को बाधित करता हो। आपका संपूर्ण जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित ना होती हो। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पूर्व कुछ संस्मरणों के माध्यम से संक्षेप में आपसे कुछ और चर्चा करना चाहूंगा। एक संस्मरण है कि एक छात्रा के पिता द्वारा रेड लाइट का उल्लंघन किया गया। मैं अपने महाविद्यालय जा रहा था, एक चौराहे पर रेड लाइट थी, मैं खड़ा था। मेरे पीछे से एक स्कूटर आता है और उसको एक व्यक्ति चला रहा है। उसके पीछे जो बच्ची बैठी है वो, मैं उसको पहचानता हूँ, वो मेरी छात्रा है। और मैं देखता हूँ कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति बगैर रेड लाइट पर रुके हुए अपना वाहन तेजी से इधर उधर घुमाते हुए अन्य साइड से जो वाहन आ रहे हैं जिनकी ग्रीन लाइट है उनको असुविधा देते हुए, उनसे बचते हुए और निकल कर चला गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। चूंकि मेरी छात्रा पीछे बैठी थी तो मुझे और बुरा लगा। मैं रेड लाइट जब ग्रीन हुई तो मैं अपने टर्न पर निकल कर गया और मैंने जाकर अपनी संस्था में अपना स्कूटर खड़ा किया और मेरे पीछे मेरे बाद वो व्यक्ति आए जिन्होंने रेड लाइट का उल्लंघन किया था। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने, मेरी उम्र के आसपास ही थे, मैंने उनको रोका और उनसे निवेदन किया कि देखिए, हम इन बालकों को, ये जो छात्रा है, हम इसको नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करते हैं, हम इसको नियमों के उल्लंघन पर डांटते हैं, पर आपका आज का आचरण कैसा है? आपका आज का आचरण इसको नियमों को ना मानने की प्रेरणा देगा। आपके द्वारा अनजाने में की गई एक क्रिया आपके जो अनुयायी हैं उनको गलत दिशा में ले जाएंगे। और मुझे खुशी है कि वो मेरी बात को माने और उन्होंने खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं भविष्य में मैं भी केवल ये नहीं, रेड लाइट, किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा और मेरी बालिका को भी कहूंगा कि वो ऐसा ना करे और आपकी डांट अगर ऐसी होती है तो उचित है। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो सामाजिक वैधानिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो, क्योंकि आप अन्य को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, पर आपके अनुयायी आपको देखकर वैसा करने की स्वतः प्रेरणा पा जाएंगे। इसलिए अपने आचरण को समाज के मापदंडों के अनुसार रखिए। दूसरा संस्मरण है, कार से यात्रा करते समय मक्के के भुट्टे को खाकर उसे बगैर देखे कार से बाहर सड़क पर फेंक देना। मैं इंदौर से उज्जैन की ओर आ रहा था। मेरे आगे आगे एक 4 व्हीलर चल रहा था, मैं पीछे उसके 4 व्हीलर चला रहा था। मैंने देखा कि उस मेरे से बड़ी गाड़ी थी, उनकी बहुत अच्छी महंगी गाड़ी थी, 50 लाख की गाड़ी होगी। उस गाड़ी में से उनमें से किसी भी व्यक्ति ने कांच नीचा किया और वो जो भुट्टा उन्होंने खाया था बाजार से लेकर, उसको बगैर देखे सड़क पर फेंक दिया। दूर भी नहीं फेंका कि चलो लंबे हाथ से दूर फेंक दें ताकि वो रोड से निकल जाए। बिल्कुल खिड़की खोली, कांच खोला और बिल्कुल वहीं के वहीं नीचे गिरा दिया। पीछे से मेरे में था और मेरे उस कार के बीच में एक मोटरसाइकिल वाला चल रहा था। उसे क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हो? तो मोटरसाइकिल वाले के अगले पहिए के नीचे वो भुट्टा आया और उसकी मोटरसाइकिल बैलेंस बिगड़ गया। सौभाग्य कि वो गिरा नहीं, संभल गया। पर कल्पना कीजिए, अगर वो गिर जाता
उसकी मोटरसाइकिल पर वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बैठे हुए थे। बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इसलिए आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी दूसरे की अनजाने में बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने दायित्वों को पूरा कीजिए, अपने कार्यों को पूरा कीजिए। एक महिला असम्मान और महिला विरुद्ध अपराध के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। हमने भी संविधान में दिए गए अधिकारों की चर्चा की और हमने कहा कि वर्ण, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और ये सच है, संविधान में हमारा अधिकार है। पर समाज में देखने में आता है कि महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना, उनके प्रति अपराध, और अनेक बार बहुत घृणित ढंग से यौन अपराध बहुत चिंता का विषय है, बहुत निंदा का विषय है। आप सब समाज के जागृत नागरिक बनिए और प्रयास कीजिए कि महिला की रक्षा हो, महिला का सम्मान सुरक्षित रहे। और आज की अंतिम बात से, अंतिम एक जो घटना आज घटी है उज्जैन में, उस के कथन के साथ मैं अपनी बात को पूरी तरह समाप्त करूंगा। और वो है, आज उज्जैन में एक फ्रीगंज ब्रिज कहलाता है। उस ब्रिज पर से गुजरते हुए एक सामान्य नागरिक ने देखा कि वाहनों के जाने के, इधर उधर जाने के कारण, यातायात के नियमों के पालन नहीं करने के कारण, चौराहे पर किसी कारण से किसी पुलिस वाले के ना होने के कारण यातायात में बहुत असुविधा हो रही है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वह सफेद ड्रेस वाला आदमी खुद चौराहे पर खड़ा हो गया और यातायात का संचालन करने लगा, और 15 मिनट में यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई। और ये आज की घटना है, परंतु आज के ही समाचार पत्रों में और ये सोशल मीडिया में अब प्रसारित हो रही है। तो आप अच्छा करेंगे, समाज आपकी प्रशंसा करेगा। इसलिए अपने जीवन में सदैव अच्छा कीजिए, वैसा कीजिए जो समाज के सामाजिक नियमों और राष्ट्र के वैधानिक नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।